गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं चंचल सिंह और आप इसमें पढ़ रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशंस। ओके, तो पिछले वीडियोस में हमने आपको कंसंट्रेशन टर्म्स समझाए थे और कंसंट्रेशन टर्म्स को समझाने के साथ साथ हम लोगों ने उसके इक्वेशंस भी सॉल्व किए थे। जो न्यूमेरिकल्स जो पूछे जाते हैं हमने उसको भी सॉल्व किया था, फार्मूले उसके पढ़े थे। ठीक है, तो इसी ऑर्डर में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेपर प्रेशर। ठीक है ना, तो वेपर प्रेशर आपका यहाँ पे वेपर प्रेशर स्टार्ट हो रहा है। तो वेपर प्रेशर अब अगर हम पढ़ेंगे तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा वेपोरेशन। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका वेपर प्रेशर। ठीक है, तो वेपर प्रेशर है, मैं आपको समझा देता हूँ, ये हमारा रफ वर्क है। तो वेपर प्रेशर समझने के लिए आपको ये वेपर जो है, ये वेपर कहाँ से बनता है? ये वेपर बनता है जब इवेपोरेशन होता है। ठीक है ना, इवेपोरेशन कैसे होता है? सब कुछ के लिए एक कंटेनर है और इस कंटेनर में आपने कोई सॉल्यूशन या फिर लिक्विड रखा हुआ है इस तरह से। ठीक है, तो जब आपने इसको रखा हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें दो तरह के मॉलिक्यूल्स होंगे। एक तो वो मॉलिक्यूल्स होंगे जो यहाँ के सरफेस पे होंगे, ठीक है, और दूसरे मॉलिक्यूल जो होंगे वो यहाँ पे बल्क में होंगे। ठीक है, अब जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होंगे इनको बोलेंगे हम सरफेस मॉलिक्यूल्स, और ये आपके जो मॉलिक्यूल्स होंगे इनको बोलेंगे बल्क मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये बल्क मॉलिक्यूल्स होंगे। अब आप ध्यान दीजिएगा, आपका ये जो कंटेनर है ये ओपन है। ठीक है ना, तो इस तरह से जब होंगे तो इनमें एनर्जी का डिफरेंस होता है। बल्क मॉलिक्यूल जो होंगे इनके पास ज़्यादा अट्रैक्शन होता है देन द सरफेस मॉलिक्यूल। तो अट्रैक्शन जब ज़्यादा होगा तो ये क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। ठीक है ना, कोलाइड करेंगे, और जब कोलाइड करेंगे तो एक दूसरे की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देंगे। ठीक है ना, कोलाइड करके दूसरे की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएंगे। अब जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, फिर इवेपोरेट हो जाएंगे। फिर ये इस तरह से इवेपोरेट होना शुरू होंगे। ठीक है ना, अब जितने इवेपोरेट होंगे, ठीक है ना, डी टू इवेपोरेशन क्या होगा, डी टू इवेपोरेशन वेपर एस्केप्स हो जाएंगे, और लिक्विड क्या होगा आपका, चूंकि ओपन कंटेनर की बात कर रहे हैं हम लोग, ओपन कंटेनर की बात कर रहे हैं, तो जो लिक्विड होगा वो उसकी अमाउंट जो होगी डिक्रीज होगी। ठीक है ना, अमाउंट ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज। ठीक है, अगर ये ओपन कंटेनर है तो ओपन कंटेनर है तो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे और सरफेस पे जाएंगे, और सरफेस जाने के बाद क्या करेंगे, ये एस्केप हो जाएंगे। अब जब एस्केप हो जाएंगे तो ये कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स लेके जा रहे हैं वेपर के फॉर्म में, तो क्या करेगा, लिक्विड की जो आपकी अमाउंट होगी, उसकी जो वॉल्यूम होगा उसका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये आपका ओपन कंटेनर था, और ये जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि इवेपोरेशन क्या है, इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना, इज अ सरफेस फिनोमेना। ठीक है ना, यह एक सरफेस फिनोमेना, हमेशा सरफेस पे ही होती है, ये बल्क में नहीं होती है। ठीक, जबकि बॉइलिंग हम लोग जानते हैं, जो बॉइलिंग होती है वो बल्क फिनोमेना होती है, और ये क्या है आपका सरफेस फिनोमेना। तो इस तरह से अगर हमारा, ठीक है, अगर इस तरह से कंटेनर हमारा ओपन होता है तो जो भी वेपर प्रेशर बनेगा, वेपर बनेगा वो एस्केप हो जाएगा। ठीक है ना, और ये ध्यान दीजिएगा, ऑलवेज सरफेस मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट। इसमें क्या होगा, हमेशा सरफेस मॉलिक्यूल्स ही इवेपोरेट होंगे, कभी भी बल्क के जो मॉलिक्यूल हैं वो इवेपोरेट नहीं होंगे। ठीक है ना, अब ये तो कंटेनर ओपन था, तो अब दूसरा देखते हैं हम, अगर कंटेनर क्लोज हो। ठीक है ना, तो इवेपोरेशन इन अ क्लोज कंटेनर या फिर वेसल, क्लोज कंटेनर और वेसल। अगर कंटेनर क्लोज है या वेसल क्लोज है तो क्या होगा, ठीक है ना, देखिए जैसे ये आपका कंटेनर हो गया, ठीक है,
यहाँ आपके मॉलिक्यूल्स थे, ये आपके मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, और ये यहाँ से इवेपोरेट हो रहे हैं। हमने इस कंटेनर को क्लोज किया हुआ है, ठीक। तो क्या होगा, ये जो वेपर होगा वो ऊपर उठना चाहेगा, ये हमेशा ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो वेपर बनेगा, वेपर जो बनेगा, तो वेपर क्या होगा, वेपर कांट एस्केप। जो वेपर यहाँ पे बनेगा वो बाहर निकल नहीं पाएगा, ठीक है ना, जो वेपर बनेगा बाहर निकल नहीं पाएगा। इसको हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। अगर हम इसको कहना चाहें तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए बोलेंगे, ठीक है ना। और इसको अगर डिनोट करना हो तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, पार्शियल यहाँ से P डिग्री ए। इसका मतलब होता है, ये क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। इसका मतलब होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, प्योर ए कह सकते हैं, जो कि एक लिक्विड है यहाँ पे। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो प्रेशर बन रहा है इसकी वजह से, क्योंकि कंटेनर हमने क्लोज किया हुआ है। तो जब कंटेनर क्लोज किया हुआ है आपने, तो ये यहाँ पे एस्केप नहीं हो पाएगा। जब एस्केप नहीं हो पाएगा तो एक प्रेशर क्रिएट करेगा, ठीक है ना। और प्रेशर क्रिएट करने के साथ साथ हम उसको देखेंगे, वो प्रेशर जो क्रिएट हो रहा है वो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए की वजह से हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इवेपोरेशन बढ़ रहा है, इवेपोरेशन आपका बढ़ रहा है। तो जब इवेपोरेशन बढ़ रहा है तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। जितना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर बढ़ेगा। अब वेपर प्रेशर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ऊपर इसको स्पेस नहीं मिल रहा है, बाहर जा नहीं रहा है। तो क्या होगा, ये सरफेस पे टच होने के बाद क्या होगा, फिर से कंडेंस होने लगेगा। इसका क्या होगा, कंडेंसेशन हो जाएगा। तो कंडेंसेशन हो जाएगा, इधर से वेपर प्रेशर बढ़ रहा है तो कंडेंस होकर क्या होगा, फिर से ये आ जाएगा आपके कंटेनर में, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विड जो था आपका इवेपोरेट होके जा रहा है ऊपर, सरफेस पे टच होके फिर से वो कंडेंस होके चला आ रहा है आपके कंटेनर में, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए एक तरफ से इक्विलिब्रियम आ रहा है, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम, आपका जो लिक्विड था वो आपका चेंज हो रहा है वेपर में, और फिर से वो चेंज हो जा रहा है कंडेंस होकर के लिक्विड में। तो ये आपका इवेपोरेशन हो रहा है यहाँ पे, और ये आपका जो हो रहा है कंडेंसेशन हो रहा है, ठीक है। ये आपका कंडेंसेशन हो रहा है। तो ये दोनों इक्विलिब्रियम है, इसलिए इसके अमाउंट में कोई डिक्रीज नहीं होगा, इसका अमाउंट जो है फिक्स होगा। सपोज करिए आपने कोई एक ऐसा कंटेनर लिया है जो थर्मोस्टेट टाइप का है, इट मीन्स उसमें ना तो टेम्परेचर बढ़ सकता है ना ही घट सकता है, ठीक है ना। जैसे आपको एक कंटेनर इस तरह से दे दिया जाए, एक कंटेनर ऐसा है जो थर्मोस्टेट है, इसकी जो वॉल्स हैं वो थोड़ी स्पेशल टाइप की हैं, ठीक है ना। यहाँ से टेम्परेचर ना बाहर आ सकता है ना ही इसके टेम्परेचर अंदर जा सकता है, ठीक है। इसको हम लोग जनरली प्रैक्टिकल के लिए चेक करते हैं। जैसे अगर आपको चेक करना हो कैसे आप, तो यहाँ से क्या करते हैं, हम ये कंटेनर बनाते हैं और यहाँ से इसको हम एक नैनोमीटर से जोड़ देते हैं, ठीक है। इसको एक नैनोमीटर से जोड़ देते हैं, एक नैनोमीटर से जोड़ देते हैं इसको, ठीक है ना। अब यहाँ पे वेपर जो बनेगा तो ऊपर जाएगा तो कंडेंस हो जाएगा, तो ऊपर जगह है नहीं, ओपन तो है नहीं। तो यहाँ पे क्या करता है, इसमें जो मरकरी भरी होती है, जो भी हम इस यूज करते हैं, उसका लेवल जाता है और यहाँ पे आके कांस्टेंट हो जाता है इसके इक्वल। मतलब एक ऐसा इक्विलिब्रियम स्टेट आता है जबकि उससे ज़्यादा वो इवेपोरेट नहीं हो पाता, उससे ज़्यादा वो इसका लेवल बढ़ नहीं पाता है। तो इसका मतलब इसमें हो क्या रहा है कि जो भी वेपर बन रहा है वो कंडेंस होकर के फिर से कंटेनर में आ जा रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका जो भी प्रेशर क्रिएट हो रहा है यहाँ से इवेपोरेशन की वजह से, उसको हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है ना। तो अगर इसको डिफाइन करना चाहे तो हम क्या लिखेंगे,
वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड या फिर सॉल्यूशन, या सॉल्यूशन कह सकते हैं यहाँ, और सॉल्यूशन इज द प्रेशर, is the pressure exerted by the vapors in vapor pressure in equilibrium with the liquid solution, equilibrium with the liquid या फिर सॉल्यूशन। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर होगा वहां को उसको देख लेंगे। तो क्या कहते हैं वेपर प्रेशर को, किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर जो होता है वो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड सॉल्यूशन। अब यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम बना हुआ है, जो हमने पिछले फिगर में बताया था आपको, इक्विलिब्रियम जो बना हुआ है, इस इक्विलिब्रियम में जो प्रेशर बनना है उसी को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है ना। अब क्या होता है, इस पे कुछ इफेक्ट्स होते हैं इसके। अब ये शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करता, शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता कि वेपर प्रेशर कितना ज़्यादा होगा या कितना कम होता है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन अपॉन शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर। ठीक है, तो आप कहेंगे सर बड़ा कंटेनर होगा तो बड़ा ज़्यादा प्रेशर बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कंटेनर आपका बड़ा है, ठीक है ना, जैसे देखिए अगर कंटेनर आपका इतना बड़ा है तो इसका सरफेस भी तो बड़ा होगा, चौड़ा होगा। ठीक है, कंटेनर इतना है तो फिर इसका सरफेस छोटा होगा। तो अब इस तरह से इससे कह सकते हैं कि जो शेप एंड साइज होता है उस कंटेनर का, उस पर डिपेंड नहीं करता है कि वेपर प्रेशर कितना होगा। ठीक है ना, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सबस्टेंस पे एंड टेम्परेचर पे। नेचर ऑफ सबस्टेंस एंड टेम्परेचर। नेचर ऑफ सबस्टेंस मीन्स कुछ ऐसे सबस्टेंस हो सकते हैं जो बहुत लेस टेम्परेचर पर ही वेपराइज हो जाए। ठीक है ना, या फिर अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आप जानते हैं एवेपोरेशन जो होता है बढ़ता जाता है। तो जब एवेपोरेशन बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो डिपेंड करता है जिन पे। फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड्स, वेपर प्रेशर डिपेंड्स। वो कौन कौन से फैक्टर जिन पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर ये है कि इट डज नॉट, इसके लिए लिख सकते हैं इट डज नॉट डिपेंड ऑन, डिपेंड्स ऑन, या फिर कह सकते हैं ऑन अपॉन शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर, शेप साइज ऑफ कंटेनर। एक कंटेनर के शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता। सेकेंड थिंग क्या है, इट डिपेंड्स ऑन, डिपेंड किस पे करता है, इट डिपेंड्स ऑन अपॉन नेचर ऑफ सबस्टेंस। ये सबस्टेंस के नेचर पे डिपेंड करता है कि सबस्टेंस कैसा है, सबस्टेंस हाईली वेपराइज्ड है या लेस वेपराइज्ड है, उसका कैसी तरह से वो वेपराइज होता है, कम टेम्परेचर पे होता है या ज़्यादा टेम्परेचर पे होता है। ठीक है ना, हाईली वेपराइज्ड सबस्टेंस होगा तो उसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। ठीक है, और लेस होगा तो लेस होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर एग्जांपल देख लें हम, ये है आपका H2O वाटर, और दूसरा हम ले लेते हैं एथेनॉल। ठीक है ना, ये है आपका एथेनॉल, ये है आपका एथेनॉल। तो अब जब देखिए इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो बैकग्राउंड में कोई गाना बजा रहा है
क्या करें, सब लोग लॉकडाउन से परेशान है एकदम। ठीक है, हम कंसंट्रेट करते हैं अपने इस पे। तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये 4 मॉलिक्यूल से, कहते हैं कि एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग 4 मॉलिक्यूल से बनाता है। ये 4 हाइड्रोजन, एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो आपकी हो जा रही है वो कैसी हो जा रही है, स्ट्रॉन्ग। इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसके कंपैरिजन में लेस है। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा, इवेपोरेट होगा नहीं, इवेपोरेट बहुत कम अमाउंट में होगा। तो हम क्या बोलते हैं कि वीपी ऑफ एथेनॉल जो होगा आपका, ये ज़्यादा होगा वेपर प्रेशर ऑफ H2O से। ठीक है ना, ऐसे कर सकते हैं, या फिर हम टेक्निकली कर सकते हैं जो हमने आपको बताया कि P रियल कहते हैं कि उसको प्योर वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड। तो जो वेपर प्रेशर आपका होगा एथेनॉल का, वो क्या होगा, ज़्यादा होगा प्योर प्रेशर ऑफ H2O से। ठीक है ना, हम इसको ये कह सकते हैं कि ऐसा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है स्ट्रॉन्ग है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी स्ट्रॉन्ग होगी इवेपोरेशन उतना कम होगा। जब इवेपोरेशन जितना कम होगा आपका वेपर प्रेशर भी उतना ही कम बनेगा। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो वेपर प्रेशर होता है हमारा वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/4 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा आपका वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना कम होगा आपका वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, आप जब किसी चीज़ को भाई देखिए, किसी चीज़ को अगर आप बांध के रखेंगे तो बाहर निकलेगा नहीं, और जब तक बाहर निकलेगा नहीं वो अपना फोर्स कैसे दिखाएगा। तो अगर फोर्स नहीं दिखा पाएगा तो फिर यहाँ पे क्या है कि प्रेशर नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, और जो ओपनली मूव कर रहा है जिसमें ज़्यादा स्ट्रांगली बाइंडेड नहीं है वो क्या करेगा, आपका दिखाएगा। ठीक, अब जैसे देखिए यहाँ पे कुछ और एग्जांपल कंपेयर कर लेते हैं। जैसे आपने ये देखा, ये एथेनॉल है। ठीक है ना। दूसरा हम लेते हैं ग्लाइकॉल, जिसको डाई एल्कोहल कहते हैं। ठीक है ना, ये मोनो एल्कोहल है, डाई एल्कोहल कहते हैं इसको, 2 OH वाला। और एक ले लेते हैं हम ग्लिसरॉल, ट्राई एल्कोहल ग्रुप वाला। ठीक है ना, CH2OH, ये कार्बन से ही बॉन्डिंग रहेगी, ध्यान दीजिएगा, CH2OH। ठीक है ना। तो अब देखिए, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप बताने की जरूरत नहीं, आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग पता होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता होगा कि क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, किससे किससे बॉन्ड बनता है, उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो तीनों बनेगी, यहाँ पर भी बनेगी, यहाँ पर भी बनेगी, यहाँ पर बनेगी। ठीक है ना, इसका नाम लिखता हूँ मैं। ये है आपका एथेनॉल, ये है आपका ग्लाइकॉल, ये है आपका ग्लिसरॉल। ठीक है, एथेनॉल, ग्लाइकॉल, ग्लिसरॉल। इसको हम लोग मोनो एल्कोहल, डाई एल्कोहल, ट्राई एल्कोहल भी कह सकते हैं। ठीक, अब देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी इसमें और इसमें और इसमें। अब यहाँ पे क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दूसरे से बनाएगा, तो 2 मॉलिक्यूल बीच बनाएगा। इसके 2 मॉलिक्यूल रहेंगे तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, जैसा कि हमने देखा था ऊपर। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये खुद में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने लगेगा। ठीक है ना। और यहाँ पे तो और इसके OH मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। तो इसमें ऑक्सीजन इतने ज़्यादा है कि ये खुद में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने लगेगा। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी यहाँ पे, ये हो जाएगी मैक्सिमम। यहाँ पे आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और इससे कम क्या होगी, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग लेस देन ग्लिसरॉल, और ये क्या होगी, लेस देन बोथ, क्या, ग्लाइकॉल एंड ग्लिसरॉल।
ठीक है ना। इसको बाइंड करने के लिए एक मॉलिक्यूल इसका दूसरा चाहिए, जबकि ये सब क्या है, ये खुद में ही बाइंडिंग कर रहे हैं, खुद भी हाइड्रोजन बाइंडिंग बना रहे हैं और स्ट्रांगली बाइंड हो जा रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन बाइंडिंग इसकी ज़्यादा हो गई, इसकी उससे कम, इसकी उससे कम। स्ट्रांगली कौन बाइंडेड है? आपका ग्लिसरॉल। उससे लेस कौन बाइंडेड है? ये। उसके लेस कौन सा है? आपका एथेनॉल। तो आप इजीली बता सकते हैं कि किसका जो वेपर प्रेशर होगा ज़्यादा होगा। तो वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा? तो जाहिर सी बात है, जिसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होगा उसी का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो आपका जो यहाँ पे हो जाए, अगर हम बात करें ग्लिसरॉल की बात करें तो इसका सबसे कम हो जाएगा, इससे ज़्यादा होगा आपका किसका? ग्लाइकॉल का, और इससे ज़्यादा आपका होगा किसका? एथेनॉल का। ठीक है ना। आप इसको याद रखिए कि ये जो पी डॉट हम दिखा रहे हैं, पी डिग्री दिखा रहे हैं, ये क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, ठीक है ना। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, इसको जानते रहिए, आगे इसका यूज आएगा। तो हम लोगों ने जाना कि लिक्विड सबस्टेंस पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे, इसके लिए भी पढ़ेंगे हम लोग। सबस्टेंस दो तरह के होते हैं, अगर उनके नेचर के बेस पे देखा जाए तो सबस्टेंस दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका वोलेटाइल, दूसरा होता है नॉन वोलेटाइल, ठीक है ना। एक होता है आपका वोलेटाइल, दूसरा होता है आपका नॉन वोलेटाइल, ठीक है ना। नॉन वोलेटाइल में क्या आते हैं? आपके सॉलिड्स आते हैं, मैक्सिमम सॉलिड्स जो होते हैं वो आते हैं इसी में। सॉलिड कहाँ से इवेपोरेट होगा, ठीक है ना। और ये आपका वोलेटाइल है। तो नॉन वोलेटाइल में क्या होता है? जो इसका प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर जो होता है वो होता है किसके? जीरो के इक्वल होता है, ठीक है ना। क्योंकि सॉलिड को सॉलिड मिलाएंगे, सॉलिड का क्या वेपर प्रेशर होगा? जब इवेपोरेट ही नहीं होगा तो उसका वेपर प्रेशर कहाँ से बनेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसमें कोई टेंडेंसी नहीं होती, नो टेंडेंसी टू इवेपोरेट। इसमें कोई टेंडेंसी नहीं होती इवेपोरेट होने की, ठीक है ना। और एग्जांपल क्या क्या है इसके? जैसे जो पढ़ने हैं आपको, मैक्सिमम यही पढ़ने हैं, यूरिया, और यहीं से क्वेश्चन भी आता है। यूरिया पढ़ना है आपका, ग्लूकोज और सुक्रोज, और एक आँख होंगे उसको हम लोग देख लेंगे। यूरिया, इसका फार्मूला क्या होता है? NH2CONH2, ठीक। ग्लूकोज का क्या होता है? C6H12O6, और इसका क्या होता है? C12H22O11, ये आपका होता है सुक्रोज का फार्मूला, ठीक है ना। अब आगे आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी मॉलिक्यूलर वेट की, मॉलिक्यूलर मास निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, कितना होता है, ठीक है। तो आप काउंट करके निकाल सकते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे इसका 60 होता है, इसका 180 होता है, और इसका 342 होता है, ठीक है। आप इसको ऐड करेंगे, सबके एटॉमिक मास ऐड करेंगे तो आपको इतना मिल जाएगा। वोलेटाइल में क्या होता है? वोलेटाइल में आपका जैसे H2O हो गया, हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, ये मेथेनॉल हो गया, ठीक है ना, एथेनॉल हो गया आपका, उसके अलावा आपका बेंजीन हो गया, बेंजीन है, और उसके साथ साथ आपका, ठीक है, बेंजीन है आपका। चलिए इतना बाकी एग्जाम्पल जो होंगे आप देख लेंगे। तो मैक्सिमम यही यूज होते हैं, ठीक है ना, मैक्सिमम यही यूज होते हैं वोलेटाइल में और नॉन वोलेटाइल में। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि वेपर प्रेशर कब वेपर प्रेशर बनता है, जब लिक्विड टू लिक्विड में मिक्स करेंगे तो वेपर प्रेशर कैसा होगा, लिक्विड को सॉलिड में करेंगे तो क्या होगा, सॉलिड को सॉलिड में करेंगे और सॉलिड में लिक्विड में करेंगे क्या होगा। तो लिक्विड का लिक्विड में करेंगे या लिक्विड का सॉलिड में करेंगे तभी वेपर प्रेशर कुछ मिलेगा हमको। सॉलिड का सॉलिड में डिजोल्व करेंगे या उसको मिक्स करेंगे तो उसमें तो कोई वेपर प्रेशर मिलने वाला है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि सॉलिड वेपरेट ही नहीं होगा तो वेपर प्रेशर क्या बनाएगा, ठीक। तो ये समझते हैं आगे क्या इसके स्टेप है, अगर ये वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है, जो भी है, ठीक है। अब थर्ड फैक्टर क्या है इसका? थर्ड फैक्टर टेम्परेचर, ठीक है। वेपर प्रेशर, जो आपका वेपर प्रेशर है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे।
तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा, इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा। तो इवेपोरेशन इंक्रीज होगा तो क्या इंक्रीज होगा, वेपर प्रेशर। जब आप इवेपोरेशन इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर भी आपका इंक्रीज होगा इस तरह से, ठीक। तो टेम्परेचर फैक्टर है। तो इसके लिए हम एक ग्राफ दिखाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं कह सकते हम, एक स्ट्रेट लाइन नहीं दिखा सकते, लेकिन कुछ इस तरह से ग्राफ आप बना सकते हैं। जैसे ये वेपर प्रेशर है, इस तरह से अगर वेपर प्रेशर बढ़ाते हैं, सॉरी टेम्परेचर अगर यहाँ पे देते हैं, टेम्परेचर को जब टेम्परेचर बढ़ता है तो आपका कुछ इस तरह से ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से ग्राफ बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे, टेम्परेचर जब इंक्रीज करेंगे आप तो वेपर प्रेशर बढ़ता है, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक। ये तो आपका था कि इवेपोरेशन क्या होता है और वेपर प्रेशर कैसे बनता है। अब हम एक्चुअल में जानेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। ये तो आपको वेपर प्रेशर के लिए इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम समझते हैं कि एक्चुअल में वेपर प्रेशर होता क्या है, ठीक। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। हमें जो फैक्टर याद रखना है वो ये याद रखना है कि वेपर प्रेशर तब बनता है जब कोई लिक्विड इवेपोरेट होता है, और लिक्विड इवेपोरेट होता है तो इसके लिए आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि लिक्विड का जो कंटेनर होता है उसके शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता, कुछ डिपेंड करता है तो वो उसके नेचर पे डिपेंड करता है कि वो सबस्टेंस का नेचर कैसा है, सबस्टेंस हाईली वेपराइज है या लेस है, ठीक है, या टेम्परेचर कैसा है, तो इन सब चीज़ों पे वो डिपेंड करता है, ठीक। देखिए अब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे, किस तरह का सॉल्यूशन का, लिक्विड इनटू लिक्विड, लिक्विड डिसॉल्वेंट लिक्विड का हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कुछ। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस containing two volatile liquids, ठीक है ना, टू वोलेटाइल लिक्विड्स। ठीक, अब एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जैसे सॉल्यूशन है, आपको पता है पहले से सॉल्यूशन है तो इसके दो पार्ट होते हैं, जैसा कि आपको पता है। एक होता है आपका सॉल्यूट और दूसरा होता है आपका सॉल्वेंट, ठीक है। एक सॉल्यूट होता है, दूसरा होता है आपका सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट जो है यहाँ पे हमने लिक्विड होता है, वोलेटाइल हो सकता है। तो सॉल्यूट को हम आगे जब भी दिखाएंगे तो उसको बी से दिखाएंगे और सॉल्वेंट को ए से दिखाएंगे, ठीक है ना। आप क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट हर जगह लिखना पॉसिबल नहीं है, या लिख भी सकते हैं, तो ऐसे रहेगा तो आप ये समझने में आसान रहेगा। आप जहाँ भी बी हो तो आप समझिएगा कि वो सॉल्यूट है, और जहाँ पे ए हो तो आप समझिएगा उसको क्या है, वो सॉल्वेंट। अब यहाँ पे क्या है, ये वोलेटाइल है, सपोज करिए कि वोलेटाइल लिया है हमने इसको भी और इसको भी वोलेटाइल लिया है, ठीक है ना। अब वोलेटाइल लिया है तो इसका जो प्रेशर होगा, इस सॉल्यूट का जो प्रेशर होगा उसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, और इसका जो प्रेशर होगा वेपर प्रेशर, इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। और आपको पता है डिग्री कब दिखाते हैं कि ये किसके लिए, ये प्योर वेपर प्रेशर दिखाने के लिए, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर शो करने के लिए, ठीक है। तो ये आप दिमाग में रखिएगा कि कैसे इसको दिखाते हैं। सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट होगा। सॉल्यूट के लिए हमने बी दिया है, ये वोलेटाइल है यहाँ पे, क्योंकि हमने लिक्विड इनटू लिक्विड है तो ये भी वोलेटाइल है, दोनों वोलेटाइल सब्सटेंस हैं। दोनों को मिक्स करेंगे तो आपका वेपर प्रेशर में क्या डिफरेंस आएगा, और इसी में हम लोग को पढ़ना है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या होता है, ठीक है ना। तो अभी हम इस वीडियो में इतना ही बताते हैं, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राउल्ट्स लॉ क्या होता है और इनके वेपर प्रेशर क्या है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिपेंड करते हैं। कुछ आपको मोल फ्रैक्शन भी बताएंगे उसमें, तो मोल फ्रैक्शन आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि उसकी आगे हमको ज़रूरत है, ठीक है ना। तो अभी इसके लिए बस इतना ही, आप इसको रिवाइज करते रहिए। अभी तो ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है मिड में, इसके पहले तो एक तरह से इंट्रोडक्शन ही था, अब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है। अभी आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पूरी बची है, यही सब चैप्टर के टॉपिक जो हैं इंटरेस्टेड हैं, ठीक है ना। तो आप इसको देखते रहिए। थैंक यू सो मच।